नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। वोटर अधिकार यात्रा जो कि 14-15 दिन की यात्रा थी वो बिल्कुल खत्म पर है और कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली है पटना में। लेकिन जिस तरीके से रिस्पांस मिला वोटर अधिकार यात्रा को, आपने सबने देखा कि राहुल गांधी के पीछे जो जनता का जनसैलाब था, जनसमूह था, वो सब लोगों ने देखा। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में राहुल गांधी दिखे। लेकिन जो वोटर अधिकार यात्रा का जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है, अब बिहार के चुनाव पर क्या पड़ेगा। वोटर अधिकार यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन अब आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के लिए किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स हैं, कांग्रेस अपने आप को किस तरीके से अब जिंदा रखेगी, ये जो मोमेंटम है ये किस तरीके से पार्टी सस्टेन करेगी। तो आज मैंने सोचा एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो कांग्रेस का बिहार का इंचार्ज तो है ही, बिहार के प्रभारी हैं, लेकिन साथ में वो राहुल गांधी की टीम के सबसे करीबी व्यक्ति राहुल गांधी के माने जाते हैं, कृष्णा अलवरू। और कृष्णा साथ में राहुल गांधी की यात्रा भी कर रहे थे। कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और मेरा पहला सवाल कृष्ण आपसे यही है कि वोटर अधिकार यात्रा, जब मेरी आपसे मुलाकात आई थिंक हैदराबाद में हुई थी भारत समिट के दौरान, और जब हम मिले उस समय भी मैंने आपसे बिहार के बारे में बहुत सारे सवाल किए थे। और उस समय मुझे याद है स्पेसिफिकली मैंने आपसे सवाल किया था कि कैसे निकले, क्योंककि अभी भी ये फीलिंग है कि लोग शायद एनडीए को कहेंगे कि वो जीत रही है। तो आपने कहा कि अभी देखते जाइए, जैसे जैसे टाइम पास आएगा उस समय से हम बता पाएंगे कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से मोमेंटम को बनाएगा। आज जब मैं आपको 5-6 महीने बाद आप फिर से आपसे बात कर रही हूँ, आपको क्या लग रहा है? आर यू सेटिस्फाइड जिस तरीके से पूरा कैंपेन शुरू हुआ है? और आपको क्या उम्मीद थी कि एक इतना बड़ा वोट चोरी का मुद्दा इंडिया अलायंस के हाथ में आ जाएगा? शुक्रिया नीलू जी। पहली बात तो बिहार के चुनाव पे बात करने से पहले मैं थोड़ा असली मुद्दे के बारे में थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूंगा। मुद्दा आज देश में सबसे बड़ा वोट चोरी का है, और वोट चोरी इतनी गंभीर समस्या है कि जब तक इसका हल नहीं होगा, बिहार, भारत या कोई भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान नहीं हो। वोट चोरी सिर्फ कैंपेन नहीं है, हमारे लिए वोट चोरी एक बुनियादी मुद्दा है जो इस देश के भविष्य, हर नागरिक का भविष्य पे हमला करता है। हमने बार बार ये दिखाया, अलग अलग प्रदेशों में दिखाया, सबूत के साथ दिखाया, अलग अलग चुनावों में दिखाया कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ कर कर बड़े पैमाने पे वोट चोरी कर कर चुनाव चोरी करती है। ये हमने सबूत के साथ, सवाल के साथ, लिखित में भी और पब्लिक में भी ये हमने बात रखी है, इस मुद्दे को उठाया। परेशानी ये है कि सबूत और सवाल का जवाब नहीं मिलता, और बिहार में तो उन्होंने ये खुलेआम एसआईआर के माध्यम से चुनाव चोरी करने का प्रयास किया। चुनाव चोरी हर एक मतदाता, हर आम इंसान के वोट पर हमला करता है। हमारे संविधान और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत हर एक नागरिक को उसका वोट होता है। जब आप किसी का वोट का अधिकार चोरी करते हो तो आप लोकतंत्र पे हमला करते हो, संविधान पे हमला करते हो, हर आम आदमी के वर्तमान और भविष्य पर हमला करते हो। तो ये सिर्फ कैंपेन नहीं है, ये बुनियादी मुद्दा है बिहार के जनता के लिए, भारत के जनता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। क्योंकि जब वोट चोरी कर कर कोई सरकार बनाता है तो वो सरकार कभी जनता की सेवा करके वोट प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि जनता खुश है या नाराज है, उनकी सरकार तो वोट चोरी कर कर बन रही है। तो बीजेपी जब वोट चोरी कर कर सरकार बनाती है
तो वो अपने वादों पे काम नहीं करते। 11 साल बाद भी मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे। 2 करोड़ का वादा उन्होंने 11 साल पहले किया था, आज तक दूर दूर तक रोजगार देने की बात नहीं होती। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा परेशान है। इसका कारण यह है कि मोदी जी को पता है कि वोट चोरी से मैं सरकार बना रहा हूं, तो मुझे रोजगार देने की क्या जरूरत है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी का बचत पे बहुत बड़ा हमला हो रहा है। पेट्रोल का दाम 50 से 100 पहुंचा दिया। जनता परेशान है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतती है। नहीं, लेकिन कृष्णा, आपको लगता है कि जो वोट चोरी का मुद्दा आपने कहा कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या वोट चोरी के मुद्दे पर अब जो आगे जो प्रचार और प्रसार अब शुरू होगा, जब कैंपेन इलेक्शंस के शुरू होंगे, और ऑलरेडी आप लोगों ने तो शुरू कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा वोट चोरी का भटकाने की तो कोशिश बहुत बीजेपी कर रही है, लेकिन इसको सस्टेन कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई बड़ा कई पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि अरे ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ एक ऐसा माहौल बना देंगे और ये वोट चोरी का मुद्दा फिजल आउट कर जाएगा। क्या इस बात का डर आपको है कि इस मुद्दे को फिजल आउट भी कर सकती है बीजेपी, और अगर करेगी तो फिर इंडिया अलायंस क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, बीजेपी वोट चोरी का मुद्दा तो छुपाने का प्रयास जरूर करेगी, क्योंकि उनको नुकसान होता है। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, और इसको मैं क्लियरली आपके द्वारा दर्शकों को समझाना चाहता हूं, कि वोट चोरी एक इलेक्शन कैंपेन सिर्फ नहीं है। ये चाहे बिहार का चुनाव आए या जाए, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये हर नागरिक का हर अधिकार पे हमला करता है। अगर आपका वोट चोरी होता है, तो आपके भविष्य और आपके विकास और आपके बच्चों के भविष्य और विकास के लिए सरकार काम नहीं करेगी। अगर मुझे पता है कि मैं पेपर लीक के माध्यम से एग्जाम पास कर लूंगा और इंजीनियर बन जाऊंगा, तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं ज्ञान नहीं प्राप्त करूंगा, तो मेरे बनाए हुए पुल टूटेंगे। अगर मैं पेपर लीक के माध्यम से इंस्पेक्टर बन जाता हूं, तो मैं क्राइम कम नहीं करूंगा, मैं क्राइम बढ़ाऊंगा। इसी तरह वोट चोरी से जो सरकार बनती है, उसको पता है कि जनता खुश हो या ना हो, विकास हो या ना हो, कमाई बढ़े या ना हो, बढ़े ना या ना बढ़े, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो या ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे या ना सुधरे, महिला सुरक्षित रहे या ना रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट चोर वाले सरकार दोबारा बना लेंगे। तो ये सिर्फ एक चुनाव का कैंपेन नहीं है, ये भारत, बिहार और आपका, मेरा, हमारे बच्चों का भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि ये बुनियादी हमला है हर वोट पर, और इसका नहीं, बहुत दूर तक असर पड़ता है। नहीं कृष्णा, लेकिन वोट चोरी का एक्सपोजे राहुल गांधी ने किया। उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से कर्नाटका की एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी थी महादेवापुरा में, और अब और भी हिस्सों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वोटर लिस्ट को कैसे मैनिपुलेट किया गया। लेकिन जब चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट्स बहुत ज्यादा इस समय हेल्पफुल नहीं है, व्हाट इज द रीजन, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, लेकिन जब कोर्ट्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव आयोग कोई सॉलिड रिस्पॉन्स इस पर नहीं दे पा रहा है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है या फिर बीजेपी वोट चोरी से चुनाव नहीं जीतेगी, इसकी क्या गारंटी है? और अगर हम ये मान भी ले कि अभी तक वोट चोरी से ही बीजेपी जीतती आ रही है, क्या आपकी क्या प्रिपरेशंस है पार्टी लेवल पर और इंडिया अलायंस के लेवल पर कि इस तरीके की वोट चोरी ना हो जो कि पहले हुई है? पहली बात, हमें इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं बची कि वो निष्पक्षता से और पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराने के मूड में हैं। और उनके बयानबाजी और उनके कामों से ये साफ प्रकट होता है कि वो बिहार में और भारत में बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था नहीं रही, वो बीजेपी का पॉलिटिकल इलेक्टोरल पार्टनर बन के रह गई। तो हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचता है हाल, और वो विकल्प जो बचता है हमारे पास, वो है कि हम जनता को जागरूक करें और जनता के अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएं।
क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जो भी वो मानेंगे, जो भी वो चाहेंगे, वो बदलाव ला सकते हैं। तो ये लड़ाई हम सीधा जनता की अदालत में लेके जाके जनता के माध्यम से उनके हित में उनको समझाकर उनके साथ संघर्ष करेंगे। और ये लड़ाई, जैसे मैंने बार बार कहा, ये सिर्फ एक चुनाव का कैंपेन नहीं है, ये बिहार और भारत के भविष्य की बात है, भविष्य की लड़ाई है, हर नागरिक, हर बच्चे के भविष्य की लड़ाई है, और ये भारत के संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई है। तो इसको नहीं, जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है और जनता इसका जवाब देगी, लेकिन जिस तरीके से वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन किया है, अब जैसे लास्ट 2 दिन की मैं आपको खबरें बता रही हूँ, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कल एक इन्वेस्टिगेशन किया, जो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट, कि 15 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज बिहार की ऐसी हैं जहां पर 67,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोट्स पाए गए हैं, एंड दिस इज माइंड यू आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वोटर लिस्ट। उसके अलावा 3 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, ये कहते हुए कि वो बांग्लादेश के हैं, वो म्यांमार के हैं, वो अफगानिस्तान के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों काम हो रहा है, डुप्लीकेट वोटर्स से वोट्स ऐड भी किए जा रहे हैं, और ये वो एरियाज हैं जहां पर लोगों को नोटिस दी गई है, जैसे ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, अरेरिया, पूर्णिया, वेयर मुस्लिम पॉपुलेशन इज मोर। और ये बहुत साइंटिफिकली ऐसा लग रहा है कि फिर से चुनाव आयोग इसको करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों की नागरिकता हटा रहा है, उनको वोटिंग अधिकार उनसे छीन रहा है, एंड ऑब्वियसली माइनॉरिटीज किसको वोट कर रहे हैं ये तो सबको पता है। तो ये चीजें अभी भी हो रही हैं डिस्पाइट दिस वोट चोरी कैंपेन रीचिंग अ पीक। सो ऑल व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कृष्णा कि इस चीज को आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, अभी भी अगर चुनाव आयोग हेलबेंट है इस तरीके की चीजें करने के लिए? तो देखिए, चुनाव आयोग से दोबारा मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी भी न्यूट्रल नागरिक को भरोसा नहीं रहा, भरोसा उठ गया। सिर्फ वोट जो कट रहे हैं वो हर समुदाय के लोगों के कट रहे हैं। ऐसे भी रिपोर्ट्स आए होंगे, आपने भी देखा होगा, एक गांव में पासवान और दलित कम्युनिटी के बहुत सारे वोटरों का वोट कट गया। यस, महिलाओं के बहुत सारे वोट कट गए हैं, क्योंकि वो जब शादी करके ससुराल जाती हैं तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है वो उनके मायके में होते हैं, वहां भी शायद नहीं होते हैं। तो अगर वो प्रोसीजर से जाते हैं तो महिला बहुत परेशान हो रही हैं, बहुतों का वोट कट रहा है, युवाओं का वोट कट रहा है। और धांधली 3-4 तरह के किस्म से होती है। एक, जैसे आपने कहा, वोट जोड़कर, मतलब नकली वोट जोड़कर, इस पे हमने डिटेल में कर्नाटका में दिखाया। दूसरा तरीका होता है कि जेन्युइन वोटर, असली वोटर का वोट डिलीट करना, मतलब वोट काटना। तीसरा माध्यम यह होता है कि आप वोटर हो, लेकिन बीजेपी जानती है कि आप उनको वोट नहीं दोगे, तो वो आपका नाम आपके बूथ से काटकर 10-15 किलोमीटर दूर बूथ में डाल देते हैं। तो वोटिंग के दिन में बहुत कम लोग ऐसे कष्ट लेते हैं कि वो बूथ तक जाते देखते वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। 10-15 किलोमीटर दूर जाके कौन वोट करेगा? ये जानबूझ के डिजाइन से होता है। एक और तरीका जो हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले कुछ महीने सालों में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या जो 75 साल से ऊपर है वो बहुत बढ़ गई है। इसके पीछे कारण ये है कि 75 साल के ऊपर के लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ने रूल बनाया है कि घर पे जाके वोटिंग होती। वो वोटर है कि नहीं चेक करना मुश्किल है, और जो प्रशासन का आदमी जाता है वो किसका, बुजुर्ग का वोट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, सही डाल रहा है, गलत डाल रहा है, उसकी चेकिंग हो नहीं पाती। तो उसमें बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा होती है। जहां 75 साल से ऊपर का फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा है तो सवाल सीधा खड़ा हो जाता है कि भाई, क्या उस इंसान ने अपने जीवन के पिछले 55 साल में कोई भी वोट नहीं डाला, अचानक वो वोटर बनना चाहता है? तो धांधली अलग अलग तरीके से होती है और बहुत बड़ी लेवल पे होती है। हमारे पास जनता के अदालत में जाने का ही उपाय बचा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आंख
बंद करके अंधा बना हुआ है, कान बंद बंद करके बहरा बन चुका है। वो सिर्फ बोलता है, और वो भी तोते की तरह, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह उनको पढ़ा के भेजते। तो इलेक्शन कमीशन से तो हमें उम्मीद नहीं है, कोई भी न्यूट्रल इंसान को उम्मीद नहीं। जनता जब जागरूक होगी और सतर्क रहेगी और अपने हक के लिए सड़कों पे उतरेगी, तब कोई भी प्रशासन हो, कोई भी इलेक्शन कमीशन हो, उनको ये करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप अब आपको चुनौतियां क्या लग रही हैं? वोटर अधिकार यात्रा तो खत्म हो गई, और इसके बाद चुनौतियां क्या है? इस मोमेंटम को कैसे सस्टेन करेंगे, ये भी एक इशू है। तो कृष्णा, इज दिस गोइंग टू बी एन इशू? इज दिस गोइंग टू बी अ चैलेंज? क्या लगता है आपको? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इश्यू। चैलेंजेस तो आते रहते हैं, चुनौतियां तो आते रहते हैं। हम मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे, सिर्फ ये मुद्दा नहीं, और भी मुद्दे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में असली जनता के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सामाजिक न्याय, ऐसे मुद्दे हैं। और हमारा ये बार बार कहना है कि जब वोट चोर होते हैं तो वो कभी कमाई को नहीं बढ़ाएंगे, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधारेंगे। पेपर लीक अभी भी हो रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। 3 साल की डिग्री 6 साल में मिलती है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सबके इलाज के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, बहुत महंगा इलाज हो जाता है। और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महिला, युवा, गरीब है, इनके हक की मारी होती है। तो ये हमारा मुद्दा है, और हम बिहार में एक अच्छे, पॉजिटिव और बेहतर रोड मैप लेके चल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी विजन है, एजेंडा है बिहार के लिए, कि हम हर बिहारी का बिहार में अपने घर के आसपास कमाई के अवसर बढ़ाएं। और इसको करने के लिए हमारे पास क्राइम को कम करने के लिए एक रोड मैप है। क्योंकि जब से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है, और बिहार में आज बीजेपी की ही सरकार चल रही है, नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही। नीतीश जी चेहरा है, वो अस्वस्थ हैं, वो अपने काम खुद नहीं कर पाते हैं, तो सरकार का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी सरकार चला रही, और जब से ये हुआ है, बिहार का क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए क्राइम को कम करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और हमारे जो बिहार का रोड मैप और एजेंडा है, उसमें क्राइम को फाइट करके कम करने का एक महत्वपूर्ण प्लान है हमारे पास। क्योंकि जब तक क्राइम कम नहीं होगा, निवेश बिहार में नहीं आएगा, फैक्ट्रियां बिहार में नहीं लगेंगी, कंपनियां बिहार में ब्रांच नहीं खोलेंगी, तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, नौकरी नहीं बढ़ेगी, और कमाई नहीं बढ़ेगी। नहीं, ये तो इश्यूज है कृष्णा, लेकिन अब मैं कुछ और पॉलिटिकल सवाल आपसे करती हूँ कि आप तो इतने महीनों से यू आर सेंसिंग व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड इन बिहार। आपने राहुल गांधी के साथ लगातार यात्रा भी की। इस यात्रा के दौरान आपको क्या चेंज नजर आया इन 14-15 दिनों में, जो आपको इसके पहले नजर नहीं आया? और उसका असर अब क्या लगता है? आपको लगता है कि लोग अब भारी संख्या में कांग्रेस को या फिर इंडिया अलायंस को वोट करेंगे? देखिए, यात्रा की बात अगर करें तो आपने भी देखा होगा, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कि लोगों के मन में और आंखों में बहुत उत्साह, उम्मीद है। वो घर की खिड़कियों से झांकती हैं, महिलाओं छत पे जाती हैं, सड़क पे निकल के आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, साथ चलते हैं, बच्चे दौड़ते हैं यात्रा के साथ साथ। तो बहुत उम्मीद और उमंग है, क्योंकि बिहार में असली समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, जनता त्रस्त है। और बच्चा बच्चा के जबान पे ये नारा चढ़ गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। एक बार मैं सुबह सुबह कहीं पे चाय के लिए रुका था, तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, और वो ऐसे बोलता हुआ जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये हर नागरिक के जुबान पे चढ़ गया, और ये बच्चा बच्चा बोलने लग गया है। तो
तो ये मुद्दा है ही। लेकिन ये मैं कहता हूं कि ये सिर्फ बिहार के चुनाव का मुद्दा नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है, बिहार और भारत के नागरिक होने के नाते, कि हम वोट चोरी होने ना दें। अपने वोट, हर एक आम इंसान का वोट किसी भी कीमत पर लड़ाई लड़कर उसकी सुरक्षा करें, उसको बचाएं। क्योंकि जब वोट का अधिकार ही नहीं बचेगा तो आम जनता का ताकत जो संविधान ने दिया है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, जो महात्मा गांधी जी ने दिया है, जो भगत सिंह का सपना था, जिसके लिए सरदार पटेल और नेहरू जी ने इतना संघर्ष किया, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब कांग्रेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं इस बार? कांग्रेस आपको कितनी सीटें, आपने भी एक अंदाजा लगाया होगा, एक आकलन आपने किया होगा कि इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? इस बार सीट शेयरिंग पे बातें चल रही है हमारी, और मेन चीज ये है कि नए पार्टनर्स हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि नए पार्टनर्स का कितना सीट शेयरिंग होगा, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपने अपने कोटे से प्रोपोर्शनेट अमाउंट नए पार्टनर्स को देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमारा प्रयास ये है कि जो अच्छे सीट हैं और खराब सीट हैं, और हर प्रदेश में होते हैं, हर अलायंस के साथ होता है, ये बैलेंस तरीके से हर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो कि किसी एक दल को सिर्फ अच्छी सीट मिल रही है, दूसरे सर को सिर्फ खराब सीट मिल रही है। हर एक दल को प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ गुड सीट्स भी मिलना चाहिए और प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ बैड सीट्स भी मिलेंगे, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो फेयर सीट शेयरिंग बात चल रही है, समय रहते रहते इसको करने का प्रयास चल रहा है। हमारे काफी राउंड्स हो चुके हैं, यात्रा की वजह से थोड़े दिन के लिए ये बातचीत स्थगित हो गई थी। अभी दोबारा यात्रा के बाद हम इस पे मजबूती से और तेजी से दोबारा शुरू करेंगे। आपने कहा कि वोट चोरी सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है और ये पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो जिस तरीके का एक्सपोजे महादेवापुरा में हुआ था, क्या उस तरीके के एक्सपोजेज जो ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, ये एक रेगुलर फिनोमेना अब होगा? क्या इस तरीके से राहुल गांधी प्रेजेंटेशन हमेशा देते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर, या फिर ये एक स्टेट लेवल पर इस तरीके के एक्सपोजेज होंगे? आपको क्या लगता है किस तरीके से ये वोट चोरी का कैंपेन एक नेशन वाइड कैंपेन के रूप में ट्रांसफॉर्म करेगा? देखिए, हमने अलग अलग तरीके से सबूत के साथ दिखाया है। सबूत की कमी नहीं है, एक्सपोजे की कमी नहीं है, अब जनता समझ गई। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं, और शायद लोगों को ये बात इतनी पता नहीं। प्रधानमंत्री के 2024 का चुनाव वाराणसी से जो वो कोट अनकोट जीते थे, 6 राउंड तक कांग्रेस का प्रत्याशी लीड कर रहा था। उसके बाद काउंटिंग एकदम बंद कर दी गई थी, सारा सिस्टम डाउन कर दिया गया था, और उस दिन के शाम को यह घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री जी इतने इतने वोट से चुनाव जीत गए। तो ये इस लेवल की वोट चोरी हो रही, तो सबूत की कमी नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बनारस की काउंटिंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आप पब्लिक में दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम गलत कह रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा सही कहेगा, अगर आप गलत कह रहे हो तो सीसीटीवी कैमरा सही बताएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव चोरी से जीता वाराणसी का, तो क्या अब इस पर आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे वाराणसी का चुनाव भी? हम सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को पिछले 6-8 महीने से 1 साल से लगभग बोल रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज पब्लिक के सामने रखो। पब्लिक हमारी बात ना माने, बीजेपी के बात ना माने, इलेक्शन कमीशन की बात ना माने, सीसीटीवी कैमरा देख के हर किसी को पता चल जाएगा कि धांधली हुई है नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई हम सीसीटीवी कैमरा के फुटेज नहीं दिखाएंगे, और एक नया रूल लेके आते हैं जिसके ये होता है कि वो 45 दिन के बाद उसको नष्ट कर देंगे, मतलब सबूत को मिटा देंगे। तो इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का सबूत पब्लिक के सामने रखने के बजाय वोट चोरी का सबूत नष्ट करने के लिए अलग अलग
नीति बना रही है, योजना बना रही है। तो अगर आपको हमारे बात पे विश्वास नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी का बनारस में 2024 का काउंटिंग दिन की सीसीटीवी फुटेज आप पब्लिकली दिखा दो सबको। क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है, वो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, जनता समझ जाए हुआ कि नहीं। सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई है। क्यों नष्ट कर दी गई? क्योंकि दाल में काला नहीं, दाल ही काला हो चुका है। ये वोट चोरी की हकीकत है इस देश में। दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। और ये मेरा अब आखिरी सवाल होगा आपको कि अगर चुनाव आयोग सारे सबूत, सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आरटीआई आप फाइल करिए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अभी 2 आरटीआई फाइल की अंजलि भारद्वाज ने एसआईआर के वोटर रोल्स को लेकर कि क्या कोई इंडिपेंडेंट स्टडी हुई थी, कोई अप्रेजल हुआ था एसआईआर को करने के पहले। दे डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स। नाउ व्हाट कैन वन डू if you have such an opaque election commission जिसके पास सीसीटी कोई सबूत आप मांगेंगे वो सबूत को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी से वो जरूर एफिडेविट मांगते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पपेट है। असली गुनहगार नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की चोरी सिर्फ आज सुबह उठकर उन्होंने शुरू नहीं की। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से चुनाव आयोग को कमजोर कर कर कैप्चर करने की प्रक्रिया इन्होंने लगातार की। उदाहरण के लिए पहले उन्होंने संशोधन लाया कि चुनाव कमिश्नर को कैसे चुना जाए। पहले होता था प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता दल, विपक्षी दल का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उसमें संशोधन कर कर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्षी नेता दल के नेता को रखा गया। अब जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 वोट डाल देते हैं, तीसरे का तो कुछ बचता ही नहीं। तो प्रक्रिया में संशोधन करके आपने सीधा सीधा ये कर लिया है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होगा वो निष्पक्ष नहीं होगा, वो बीजेपी का आदमी ही बनेगा। पहला संशोधन ये। दूसरा संशोधन वो ये लेके आए हैं कि चुनाव कमिश्नर जो है उनके खिलाफ, उनकी गलतियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही अभी नहीं कर सकते। पहले चुनाव कमिश्नर की प्रक्रिया को बदलकर अपना पपेट बिठा दिया। दूसरा, पपेट जो भी गलती करे बीजेपी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे, अमित शाह जी के इशारे पे, उस पे बाद में कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो जो पपेट बैठता है वो धड़ाके से करता है कि मैं गलत काम करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि कानून ऐसे बदल दिया गया है कि बाद में उस पर कार्रवाई भी नहीं हो सकती। आगे संशोधन ये लेके आते हैं कि सबूत को भी मिटाना है, इलेक्टोरल रोल को भी डिजिटाइज नहीं करना है। तो ये जो प्रक्रिया है वोट चोरी की, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोची समझी प्लान है जो बहुत समय से वो लागू करते आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग का भी वो इस जगह पे लेके आए हैं कि वो तोता ही नहीं, अंधा बहरा तोता बन गया। और ये बहुत सालों से ये सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग और चुनाव कमिश्नर की गलती कम, असली गुनहगार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। ये बात राहुल जी भी कहते हैं, ये बात सच्चाई है। और मैंने आपको समझाया कि ये प्रक्रिया कितने सालों से उन्होंने लगातार चला के आया हुआ है। और आज इलेक्शन कमीशन की संस्था की कोई गरिमा नहीं बची, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची, और इसके गुनहगार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद हैं। कृष्णा, इसका एंड रिजल्ट आप क्या देखते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है कि अगर जनता ही सड़क पर अब उतरेगी, क्योंकि चुनाव आयोग, सारे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल पारदर्शी नहीं है, हर चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चुनाव अगर होगा भी, और मान लीजिए कि इस चुनाव में, मान लीजिए बिहार के चुनाव में भी एनडीए ही जीतता है, बीजेपी ही जीतती है, फिर क्या होगा? वो सिनारियो क्या आप लोगों ने सोच कर रखा हुआ है कि क्या होगा फिर? देखिए, जनता जब जागरूक हो जाती है तो हर गुनहगार को सबक सिखाने की ताकत रखती है।
और हमें विश्वास है कि जनता इस बार जागरूक हो गई है, तो चुनाव आयोग चाहेगा भी तो जनता के आक्रोश का सामना उनको करना पड़ेगा। और जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी को, और उनके हक की मारी होगी तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। अंग्रेजों को इस देश से उठाकर जनता ने फेंका था, तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के गठबंधन को जनता के सामने रुकना टिकना नहीं हो पाएगा। चलिए एनडीए आपका, हाँ के सॉरी, आती है कि नहीं, वो मतलब नहीं है, वो तो हम देखेंगे जब होगा। लेकिन ये लड़ाई हम बिहार में लड़ रहे हैं और भारत में भी लड़ेंगे। थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।